नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 48 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे नाटक के तत्वों पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने कहानी के तत्वों पर आप सभी से चर्चा की थी। जितनी भी प्रमुख विधाएं हैं, उनके उनसे बनने वाले आधार प्रश्न को लेकर हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, ताकि पहले आप उन विधाओं के प्रमुख तत्वों को समझ लें और अगर उनसे संबंधित प्रश्न आता है तो भी कर लें, या फिर किसी रचना को आप पढ़ रहे हैं तो उसका उन तत्वों के आधार पर मूल्यांकन कर सकें। अभी जब हम रचनाओं पर केंद्रित प्रश्न लेकर आप सभी के सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि रचनाओं का मूल्यांकन करने में इन तत्वों की भी अहम भूमिका रही है, या फिर उन रचनाओं को समझने में भी। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाटक के तत्वों पर विचार कीजिए प्रश्न अगर यूपीएलटी में आए, जीआईसी में आए, जीडीसी में आए, या फिर हम ईएमआरएस के दृष्टिकोण से देखें वहां भी आए, तो आप आराम से कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे, हम देखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। वैसे देखा जाए तो नाटक के तत्वों को लेकर भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण रहे हैं। सामान्य तौर पर इसके तत्व निर्धारित किए गए हैं, जो कि मूल रूप से 7 हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला जो तत्व है कथा वस्तु या कथानक। ऐसा ही कुछ आपने कहानी के संदर्भ में भी देखा था और यहाँ पर भी वही है। कथा वस्तु या कथानक, नाटक का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक या काल्पनिक हो सकता है। आधुनिक काल में सामान्य तौर पर कथानक के विकास की 4 स्थितियां आरंभ, विकास, संघर्ष तथा चरम सीमा स्वीकार की गई हैं। आपको याद आ गया होगा जब आपने हिंदी नाटक का इतिहास पढ़ा होगा, उसका विकास पढ़ा होगा, तो तमाम ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखने का प्रयास किया, जिसमें जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखने वालों में जैसे आपने अंधायुग नाम से नाटक पढ़ा होगा। सामाजिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और तमाम नाटककारों ने लिखा है। ठीक है, तो कथा वस्तु या कथानक, जब भी आप कोई नाटक पढ़ने जाएं तो निश्चित तौर पर ये देखें कि ये नाटक किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, इसकी कथा वस्तु क्या है या फिर कथानक क्या है, और फिर अपने समय से जोड़कर उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक। दूसरा जो तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। नाटक में नायक, प्रतिनायक जिसको कि हम खलनायक भी बोलते हैं, नायिका आदि पात्र होते हैं। बिना पात्रों के कोई नाटक संभव नहीं। तो पात्र या चरित्र चित्रण में बस इतना ही लिखना है, ये बताना है कि इसमें कोई नायक होगा, कोई खलनायक होगा और कोई नायिका होगी, और बाकी गौण पात्र होंगे जो कहानी को या फिर नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा जो तत्व है संवाद या कथोपकथन। इस प्रकार नाटक बिना पात्रों या चरित्रों के नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन पात्रों में परस्पर संवाद या बातचीत के बिना भी नाटक संभव नहीं। और यहीं पर कहानी, उपन्यास और नाटक के तत्वों में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। आप देखेंगे कि नाटक का संबंध रंगमंच से भी है। बिना रंगमंच के नाटक क्या है? अधूरा है। तो जब आप प्ले देखते हैं, यानी कि ऑडिटोरियम में बैठकर देखते हैं, तो मंच पर लाइव 2 तरीके का संवाद किया जाता है। एक है स्वगत और दूसरा है प्रकट। आमतौर पर संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वगत का मतलब है कि जब कोई पात्र किसी पात्र के कान में जाकर धीमे-धीमे फुसफुसाए और दर्शक केवल अनुमान लगाएं कि आखिरकार बातचीत क्या हो रही होगी। बहुत पहले राजनीति में इसी तरीके की एक घटना हुई थी और लोग बार-बार पूछते थे कि फलां के कान में फलां ने क्या कहा था, और सब अपना अलग-अलग अनुमान लगाते थे। और उस घटना को आप लोग समझ गए होंगे, कुछ बच्चे कमेंट भी कर देंगे। अब मैं उस पे कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समझने के लिए आप समझ जाएंगे। मंचों पर अक्सर देखने को मिलता है, जैसे ही कोई मंचीय कार्यक्रम होता है, भले वो नाटक का कार्यक्रम न हो, लेकिन कान में फुसफुसाहट वाली चीजें चलती हैं।
और सामने दर्शक जो बैठे रहते हैं उनको लगता है कि आखिरकार क्या बात हो रही है, कुछ बात हो रही होगी। तो एक तो है संवाद का रूप स्वगत, और दूसरा है प्रकट, यानी कि खुलकर बोलना, जिससे कि दर्शक भी परिचित हो जाए कि क्या कहा जा रहा है। तो सामान्य तौर पर आप जिस तरीके से मैंने इसको व्याख्यायित किया वैसे भी लिख सकते हैं, और आगे अगर लिखना है तो स्वगत कथन का आशय है कोई पात्र अपने मन में जो कुछ सोचता है उसे पात्र के मुंह से कहलवाना। मंचन के समय यह मान लिया जाता है कि किसी भी पात्र के स्वगत कथन को नाटक का कोई दूसरा पात्र नहीं सुन रहा है, केवल दर्शक उसे सुन रहे हैं। दर्शक भी अनुमान लगाते हैं। प्रकट कथन मंच पर खड़े किसी दूसरे पात्र को या कई पात्रों को संबोधित होता है, और इसे संबोधित पात्र या पात्रों के अलावा दूसरे पात्र भी सुन सकते हैं। ठीक, तो संवाद के दो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकार बताए गए, स्वगत और प्रकट। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्वगत का मतलब क्या होता है, तो आप बता देंगे आराम से। तो संवाद या कथन, कई बार हमने देखा है कि इसके आधार पर संवाद और कथोपकथन या फिर पात्र योजना के आधार पर बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनको रंगमंच पर प्रस्तुत करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, खासतौर से प्रसाद के नाटकों को। इसको लेकर भी काफी डिबेट है कि जो भी नाटक लिखे जा रहे हैं वो रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखे जाने चाहिए या नहीं लिखे जाने चाहिए। कुछ रचनाकारों का मानना है कि रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखने चाहिए। जैसे आप भारतेंदु योगी नाटकों को पढ़ेंगे तो जितने भी नाटककार थे उस जमाने के, सभी अपने नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करते थे और खुद उसमें कोई न कोई भूमिका निभाते थे, एक्टिंग भी करते थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने इस चीज को नकारा। उन्होंने कहा कि नाटक को नाटक ही रहने दीजिए, जिसको रंगमंच पर प्रस्तुत करना होगा करेगा, हम रंगमंच के दृष्टिकोण से नहीं लिखते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है, क्या जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से अनुकूल है? यह सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो जो भी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी पढ़ा होगा वो आराम से बता देगा कि जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से अनुकूल है कि प्रतिकूल है, क्या है। ठीक, चौथा जो तत्व है देश काल और वातावरण। जिस प्रकार की कथा वस्तु नाटक में ली गई है उसके अनुसार देश काल तथा वातावरण का चित्र नाटककार को करना चाहिए। यह पात्रों के रहन सहन, वेशभूषा और रीति रिवाज आदि के चित्रण द्वारा संभव है। तो जैसे आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखेंगे तो उनके नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिए गए हैं। खासतौर से आप देखेंगे कि मौर्य और गुप्त वंश के ज्यादातर नाटक हैं उनके, तो उसी समय का आपको वेशभूषा भी होना चाहिए। जैसे आपने अंधायुग नाटक को देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं उसको, अलग किसी चैनल पे जरूर कोई ना कोई अपलोड किया होगा। और आप एक नाटक देखते हैं आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, ये सब ज्यादा मंचित होने वाले नाटक हैं। तो उसी के अनुसार वेशभूषा भी होता है, यानी देश काल वातावरण, ताकि आप उस परिवेश में चले जाएं जब का नाटक लिखा गया। और फिर नाटक का मूल्यांकन हम अपने परिवेश से करते हैं, अपने वर्तमान समय से जोड़कर देखते हैं कि कितनी प्रासंगिकता है, कितना नहीं। ठीक है, तो देश काल वातावरण भी एक इसका तत्व है। भाषा शैली, नाटक के संवाद किसी न किसी भाषा में ही होते हैं। नाटक की भाषा पात्र, कथा तथा देश काल और वातावरण के अनुरूप होती है, यानी भाषा शैली के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नाटक किस देश काल वातावरण का है और इसकी कथा वस्तु क्या है। ठीक, उद्देश्य, नाटक एक ऐसी विधा है जिसका प्रदर्शन कई लोग एक साथ देखते हैं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि नाटक समाज के लिए किसी प्रयोजन की पूर्ति करे। प्रत्येक नाटक में नाटककार दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहता है या नाटक के माध्यम से उनका ध्यान किसी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के 5 उद्देश्यों पर विचार किया है: हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भी युग था उसके आधार पर उन्होंने 5 उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। तो मान लीजिए जो सामान्य विद्यार्थी होंगे वो तो ऊपर की बात लिख देंगे, लेकिन जो विशेष स्पेशल विद्यार्थी हैं, अगर वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिए गए नाटक के उद्देश्यों को लिखते हैं तो जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा सबको अगर 2 नंबर देगा तो आपको 3, 3.5 नंबर तक भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि 5 नंबर का है
तो इन पांचों पर अगर एक एक नंबर देगा तो 5 नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉपी स्पेशल थी। हमने उत्तर लिखते समय बताया हुआ था कि कैसे टॉपर्स और सामान्य विद्यार्थियों के आंसर में अंतर हो जाता है। यही सभी अंतर है। जब आप धैर्य रखकर सुनेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका नंबर अलग होगा। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी यहाँ जुड़कर निश्चित तौर पर उन छोटी-छोटी बारीकियों को, जो सूक्ष्म दृष्टिकोण से है, एक दृष्टि से उसको देखा जा सकता है, निश्चित तौर पर उसका लाभ उठा रहे होंगे। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार भी रहेगा। अगला जो तत्व है वो है रंग निर्देश। आप देखेंगे जितने भी फेमस नाटक हुए हैं, सभी नाटक किसी न किसी रंग निर्देशक के निर्देशन में उनको प्ले किया गया है। जैसे अंधेर नगरी हो जाए, भारत दुर्दशा हो जाए, अंधायुग हो जाए, ठीक है? तमाम ऐसे नाटक है, आषाढ़ का एक दिन हो, अलग-अलग उत्तर से लेके दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक के जितने भी रंग निर्देशक रहे, कुछ रंग निर्देशक आप देखेंगे मणिपुर के, ठीक है? कुछ महाराष्ट्र में भी है, जैसे सत्यदेव दुबे नाम करके एक थे, ठीक है? अलका जी, ये सब नाम आप सुने होंगे। तो रंग निर्देशकों की काफी भूमिका रही है। नाटक का संबंध रंग निर्देशक से भी है, एक तत्व के रूप में है। अभिनेताओं के लिए नाटक की प्रस्तुति के समय कब क्या करना है, इस प्रकार के निर्देश रंग निर्देश कहे जाते हैं। यानी कि जो डायरेक्ट करता है कि कब कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? तो उसको हम रंग निर्देश बोलते हैं। तो ये मोटे तौर पर आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो नाटक के प्रमुख तत्व हैं। अगर नाटक के तत्वों पर आधारित प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर आप उसको कर लेंगे, और इसमें से अगर कोई थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाता है, किसी खास नाटककार के नाटक को ध्यान में रखते हुए सवाल आ जाए कि रंगमंच की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है या सामाजिक है या पौराणिक है, जैसे आप अंधा युग पढ़ेंगे तो उसको रेडियो नाटक का भी एक रूप माना जाता है थोड़ा, और उसको भूमिका में भी उन्होंने लिखा है धर्मवीर भारती ने। तो कैसे भी घुमा कर आएगा, आप थोड़ी देर के लिए सोचते हुए जरूर अपने आंसर को लिखेंगे। बाकी आगे प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। निश्चित तौर पर आपके मन में उठने वाले जो अन्य प्रश्न हैं, उनका भी हम उत्तर लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।